हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी साइंस एमसीक्यू सीरीज के थर्ड वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एमपीटीटी एग्जाम में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन आंसर क्या हैं। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो देख लेते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है 45 नंबर का, जो है बंदूक से गोली दागे जाने पर एक निर्धारित लकड़ी के बोर्ड पर गोली घुस जाती है। गोली की गतिज ऊर्जा मुख्य रूप से इसमें परिवर्तित हो जाती है। बंदूक से गोली चलाते हैं तो वो किसी लकड़ी में घुस जाएगी, लेकिन गोली चलने के कारण जो है इसमें इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, गोली की गतिज ऊर्जा किस में जो है परिवर्तित हो जाएगी, तो ये आपको बताना है। तो आपको एक तो समझ में आ गया होगा, जब गोली किसी बोर्ड से या लकड़ी से घलेगी तो आवाज आएगी। एक तो पहली बात होगी आपकी, आवाज आएगी। उसके साथ क्या है, ऊष्मा भी निकलेगी, गर्म हो जाएगी वो लकड़ी या वहाँ पर जहाँ पर घलेगी, है ना। तो ऊष्मा भी निकलेगी या ऊर्जा भी निकलेगी। तो इसमें देख लेते हैं आपके जो ऑप्शन में आवाज या ध्वनि या ऊष्मा लिखा होगा वो सही होगा। देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है आपका केवल ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो नहीं, केवल ऊष्मी ऊर्जा उत्पन्न तो नहीं होगी। इसके बाद सेकंड है आपका लकड़ी के बोर्ड के लिए गतिज ऊर्जा, मतलब लकड़ी का बोर्ड जो है आपका गति करने लगेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, छोटा कुछ अगर छोटा सा बोर्ड होगा तो उसमें घलेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी, लेकिन यदि बड़ा भारी बोर्ड है तो वो गति नहीं करेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि ये आपका ऑप्शन हो। ठीक है। इसके बाद तीसरा है आपका केवल ध्वनि ऊर्जा, तो केवल ना ही ध्वनि ऊर्जा आएगी। चौथा ऑप्शन है आपका ध्वनि ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा दोनों, तो ये आपका जो है सही आंसर है। ध्वनि ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा दोनों ही क्या है आपकी आने लगेंगी। तो चौथा जो है आपका सही है, ध्वनि ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों उत्पन्न होंगी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46वां। एक धूप वाले दिन में, जब आपके मतलब धूप हो वातावरण में, जब वायुमंडलीय तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। देखिए मैंने यहाँ स्टार बनाया, वो डिग्री सेल्सियस के लिए बनाया, वो डिग्री बना ही नहीं पा रहा था इस पर, है ना। तो इसलिए तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो एक कार के अंदर का तापमान जो खुले मैदान में खड़ी है निम्न होगा। बताइए, आपके पास कार होगी, आपने देखा होगा, आप अपनी कार जो है खुले मैदान में छोड़ के चले जाते हैं और बाहर का टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो बताइए कार का टेम्परेचर क्या हो जाएगा। इसमें जो आपके ऑप्शन है वो देख लेते हैं। 37 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, या अधिक हो जाएगा। 37 डिग्री के बराबर, 37 डिग्री से अधिक, 37 डिग्री से कम। अब आप लोग जानते हैं, जैसे ही हम अपनी गाड़ी को खुले में छोड़ के जाते हैं धूप में, तो आपको पता है कि अंदर इतनी तप जाती है, यदि कोई बैठ जाए ना उस समय तो भुन जाए वो, है ना, पक जाएगा। तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये आप लोगों ने खुद ही देखा होगा। तो इसमें क्या है आपका 37 डिग्री से अधिक हो जाएगा। इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही है, तीसरे नंबर का 37 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा तापमान अधिक गाड़ी का। इसको नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हमारा। एक फिलामेंट बल्ब, ठीक है, जिसमें तंतु बल्ब होता है, जो हमारे पहले बल्ब आते थे ना 100 वाट ऐसी बात आती थी, जिसमें एक तंतु तार लगा होता है, में विद्युत ऊर्जा को इनमें परिवर्तित किया जाता है। तो ये तंतु विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है, एक तंतु बल्ब की वजह से, है ना। तो इसमें पहला आपका रासायनिक ऊर्जा के रूप में नहीं होती है, रासायनिक में केवल ऊष्मीय ऊर्जा। तो ऊष्मीय ऊर्जा में तो होती है, लेकिन केवल ऊष्मीय ऊर्जा नहीं कह सकते, केवल प्रकाश ऊर्जा, तो ये गलत है। प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा दोनों में, तो ये दोनों सही है, मतलब चौथा ऑप्शन आपका सही है। प्रकाश भी आता है ना, और साथ में ऊष्मा गर्म हो जाता है। आपने देखा होगा यदि उस बल्ब को छू लेना आप, जल जाए तो गर्म होता है वो। तो ऊष्मीय ऊर्जा एक हो गया हमारा, और इसके साथ क्या हो जाएगा आपका केवल प्रकाश ऊर्जा तो नहीं हो, मतलब प्रकाश भी देता है और साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मीथेन में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो मीथेन में कार्बन की संयोजकता होती है 4, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और आपका ब्यूटेन, है ना। तो ये होते हैं आपके 4, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इसके फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन आपको नाम याद कर लेना। ये मीथेन में थोड़ा लिख तो नहीं पाऊंगा, तो मैं एम बना दे रहा हूँ। मीथेन, मीथेन का होता है CH4। तो इसमें H कितने हैं हमारे, 4, तो संयोजकता कितनी हो गई, H की 4 हो जाएगी। तो इसका तो आंसर आपका हो गया तीसरे ऑप्शन वाला, सी की संयोजकता 4 है। एथेन का क्या होता है, C2H6, C2H6 सूत्र क्या होता है, C2H6। इसके बाद है मीथेन, एथेन, प्रोपेन। प्रोपेन का क्या होता है आपका C3H8, सूत्र होता है C3, मैं ऐसे बोल देता हूँ, और साथ में क्या होता है H8, ठीक है ना। माउस से लिखने में थोड़ा दिक्कत आती है, C3H8। और इसके बाद होता है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का क्या होता है आपका, ब्यूटेन का होता है आपका C4H10, ठीक है, C4H10।
ये आपके फॉर्मूले हैं, इनको आप जरूर सीख लीजिएगा लाइन से, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, इसका यदि फॉर्मूला, यदि सूत्र आपको सीखना हो तो ये है CnH2n+2, है ना, H2n+2। तो आपको पता है यहाँ यदि सी की एन की जगह 1 रखेंगे आप तो यहाँ पे H4 हो जाएंगे, सी के साथ में यदि 2 रखेंगे तो H6 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपका फॉर्मूला है। और तो आपको ये नाम सीख लेना है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, लाइन से सीख लेना है इनको, है ना। तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसमें आपकी संयोजकता कितनी है? मीथेन में कार्बन की संयोजकता है 4। ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या एक मिश्रित एनहाइड्राइड है? ठीक है ना, मिश्रित एनहाइड्राइड पूछा गया है आपसे। CO2 तो नहीं, ये नहीं है। N2O5 नहीं, SO2 नहीं, और आपका जो है NO2। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है इसमें NO2। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हमारा 50वां, निम्नलिखित में से क्या अनाज भंडारण के लिए नियंत्रण उपाय नहीं है? अनाज का भंडारण किस प्रकार से कर सकते हैं? तो इसमें से आपको बताना इन उपायों में से कौन सा उपाय नहीं है जिससे हम क्या है अनाज का भंडारण नहीं कर सकते। तो पहला है रासायनिक विधि, तो रासायनिक विधि द्वारा अनाज का भंडारण किया जाता है। दूसरा है धूनी, धूनी गाँव में दी जाती है, धूनी मतलब धुआं दिया जाता है एक विशेष प्रकार की पत्ती अनाज की, उससे ताकि उसमें कीड़े ना लगे, है ना, घुने ना, इसके लिए। तो गाँव में ये चीज़ होती है, आज भी होती है कई जगह पर। इसके बाद है खनिज तेल और पादप उत्पाद। ठीक है ना, तो इसके द्वारा भी जो है आपका क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है, उपाय किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक विधि, तो सांस्कृतिक विधि कोई नहीं होती है। ठीक है ना, तो इसके बाद हमारा इसमें जो सही आंसर होगा चौथा, इसके द्वारा जो है नियंत्रण उपाय नहीं किए जाते, तो नहीं पूछा है, तो आपका इसमें सही ऑप्शन होगा सांस्कृतिक विधि, चौथे नंबर का आपका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 51 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है जो जीवित होता है? तो आपको इसमें तो आम से मिल जाएगा, वायु जीवित घटक नहीं है, जल नहीं है, मिट्टी नहीं है, जीवित वस्तुएं जो है जैविक घटक होती हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है इसमें 51 का। इसका 52 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रवाह है? इसमें देख लेते हैं पहला ऑप्शन, विद्युत प्रवाह का उपयोग करके एक चुंबक उत्पन्न करना। ठीक है ना, तो ये रासायनिक प्रवाह नहीं है, है ना, एक भौतिक या यांत्रिक प्रवाह है, चुंबक उत्पन्न करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक इलेक्ट्रिक केतली में ऊष्मा उत्पन्न करना, ये भी नहीं है, ये ऊष्मीय प्रवाह हो जाएगा। बिजली के बल्ब का उपयोग करके प्रकाश उत्पन्न करना, एक ऊष्मा या इसको भी ऊष्मा प्रवाह या प्रकाश उत्पन्न प्रवाह कहलाएगा। इसके बाद पानी में धारा प्रवाहित करने पर H2 और O2 का उत्पन्न होना, ये आपका रासायनिक प्रवाह है। ठीक है ना, पानी से धारा प्रवाहित करने पर H2 और O2 का उत्पन्न होना, तो H2 निकलना और O2 निकलना, ये आपका क्या है? रासायनिक प्रवाह है ना। तो रासायनिक प्रवाह आपका कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा 53 क्वेश्चन है हमारा, नमक और कपूर को अलग करने के लिए उपयोग किए जाने वाले घटकों के गुणधर्म बताइए। ठीक है, नमक और कपूर को किस प्रकार से हम अलग कर सकते हैं, इसके लिए प्रयोग किए जाने वाले घटकों के गुणधर्म हमको बताना है कि इसके गुणधर्म क्या है। पहला आपका है पृथक्करण कीप का प्रयोग करके, दूसरा आपका ऑप्शन है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, तीसरा आपका ऑप्शन है अवसादन द्वारा, और चौथा आपका है ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो इसमें देखो आपका सही आंसर ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक है ना, तो आपका इसमें जो है किस प्रकार से नमक और कपूर को अलग कर सकते हैं, उसका गुणधर्म क्या? ऊर्ध्वपातन। ठीक, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खोज आविष्कार नियम सिद्धांत सभी से संबंधित है, तो क्या संबंधित है देख लेते हैं ऑप्शन आपके। दैनिक जीवन में आसानी होती है, खोज आविष्कार नियम सिद्धांत सभी से क्या संबंधित है? दैनिक जीवन में आसानी। दूसरा ऑप्शन है विज्ञान का अध्ययन। तीसरा ऑप्शन है जीवन में सुख सुविधाएं, तो ये दोनों तो एक ही से हैं जैसे, है ना। और चौथा आपका मानवीय जिज्ञासा को संतुष्ट करना। तो देखिए वैज्ञानिक जो खोज आविष्कार नियम सिद्धांत होते हैं, ये किसी मानव की जिज्ञासा को, सभी मानव की जो होती है उसके संतुष्ट करने के लिए खोज नहीं की जाती है। नेक्स्ट है आपका जीवन सुख साधन। तीनों जिसमें आते हैं खोज आविष्कार नियम और सिद्धांत सभी से संबंधित कौन है? तो इसमें सभी से संबंधित जो है आपका विज्ञान का अध्ययन। ठीक है, विज्ञान का अध्ययन जो है आपका सेकंड ऑप्शन सही है इसमें आपका विज्ञान का अध्ययन। तो 54 का आपका सही ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन है विज्ञान का अध्ययन, ये सभी विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत आते हैं या संबंधित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 55, न केवल निर्णयात्मक बल्कि योगात्मक आकलन भी निम्न के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। इसमें आपके ऑप्शन जो है वो है, पहला आपका गृह कार्य, दूसरा ऑप्शन है प्रश्न और उत्तर सत्र, तीसरा ऑप्शन है आपका परियोजनाएं, और चौथा ऑप्शन है आपका शिक्षकों का स्वमूल्यांकन।
तो निर्णयात्मक बल्कि योगात्मक आकलन किसके माध्यम से किया जा सकता है, संचालित किया जा सकता है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है, देखो गृह कार्य के द्वारा नहीं किया जा सकता इन दोनों को, ठीक है ना, प्रश्नोत्तरी के द्वारा नहीं किया जा सकता है, परियोजनाओं के माध्यम से किया जा सकता है। आप परियोजना बनाते हैं किसी के निर्णयात्मक और योगात्मक आकलन के लिए, तो उसके माध्यम से इसको संचालित किया जाता है या चलाया जाता है। तो किसके माध्यम से संचालित किया जाता है, परियोजनाओं के माध्यम से। ये आपका साइंस पेडागोजी बीच बीच में दी गई है, तो आप समझ जाइएगा, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन जो है आपको इसमें साइंस पेडागोजी के मिल जाते हैं। तो इसमें बीच में साइंस पेडागोजी के प्रश्न डाल दिए गए हैं, तो ये ओल्ड पेपर में ही डले हैं बीच बीच में, तो मैंने साथ में ही ले लिए। आप इसमें साथ में साइंस पेडागोजी भी होती जाएगी, तो कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको साइंस पेडागोजी के। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हमारा, स्टडी विधि का दोष है कि यह प्रदान नहीं करती, जैसे ये भी साइंस पेडागोजी का प्रश्न है। स्टडी विधि का दोष है कि यह प्रदान नहीं करती। पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है आपका सामान्यीकरण, दूसरा ऑप्शन है आपका निष्कर्ष, तीसरा ऑप्शन है वर्गीकरण और चौथा ऑप्शन है आत्मसातकरण। हमको सामान्यीकरण प्रस्तुत नहीं करती है, प्रदान नहीं करती है, निष्कर्ष प्रदान करती है, वर्गीकरण प्रदान करती है, आत्मसातकरण करती है, लेकिन स्टडी विधि हमें क्या है, सामान्यीकरण जो है नहीं प्रदान करती है। स्टडी करने से या पढ़ाई करने से हमें निष्कर्ष निकलते हैं, वर्गीकरण होता है और आत्मसाधन होता है ना, लेकिन क्या है, आपका सामान्यीकरण नहीं होता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, सामान्यीकरण। इसको नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो इसमें आपके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यह छात्रों की मौजूदा अवधारणाओं के बारे में जानने में शिक्षक की सहायता करता है। तो ये सही बात है। सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन होता क्या है, वैसे मैं आपको बता दूं, जो लगातार चले उसको सतत मूल्यांकन कहते हैं। सतत मूल्यांकन के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, जैसे टेस्ट सीरीज, प्रश्न उत्तर, है ना, मौखिक टेस्ट, ये सब सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, या व्यापक मूल्यांकन भी कहते हैं। तो यह छात्रों की मौजूदा अवधारणा के बारे में जानने में सहायता करता है शिक्षकों की, बिल्कुल सही बात है। इससे शिक्षक जान जाता है बच्चा कितना सीखा, कितना अभी सीखना बाकी है, कैसा उसका लेवल है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें लगातार परीक्षण और परीक्षाएं सम्मिलित होती हैं। तो ये गलत है, ठीक है ना, लगातार नहीं होती परीक्षण और परीक्षाएं, ठीक है ना, ये बीच बीच में चलता रहता है, बीच बीच में टेस्ट चलते हैं, फिर कहीं मौखिक होता है ना, तो इस टाइप से जो है कभी पूछा जाता है, तो इस प्रकार से चलता रहता है। त्रैमासिक पेपर होते हैं, तो सतत मूल्यांकन में ही आता है, ये धीरे धीरे चलता रहता है, इसमें ऐसा नहीं लगातार ही चलते रहें। तो ये आपका जो है दूसरा ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा है इसका, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन है आपका, इनमें एक ही मानदंड का बार बार आकलन सम्मिलित होता है, बिल्कुल सही। यह चौथा ऑप्शन है आपका, यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, बिल्कुल सही। प्रत्येक विद्यालय का अपना अपना सतत मूल्यांकन होता है, प्रत्येक विद्यालय अपनी अपनी टेस्ट सीरीज अपने अपने हिसाब से पेपर मैनेज करते हैं, सब कुछ, है ना। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें लगातार परीक्षण और परीक्षाएं सम्मिलित होती हैं, तो ये गलत है। लगातार परीक्षण और परीक्षाएं सम्मिलित नहीं होती हैं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत। इसको नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक प्रश्न नहीं है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा वैज्ञानिक प्रश्न नहीं है। तो इनको तो ऑप्शन पढ़ के आप आराम से लगा देंगे। पानी का घनत्व कितना है, ये वैज्ञानिक या साइंस से संबंधित प्रश्न है। हम अंधेरे में क्यों नहीं देख सकते, ये भी साइंस से संबंधित प्रश्न है। तीसरा आपका, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र का क्या अर्थ है। तो ये जो है आपका साइंस से संबंधित नहीं है। धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र का क्या अर्थ है, ये आपका साइंस से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है आपका, आकाश का रंग नीला क्यों है। तो ये आपका साइंस से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है कि वैज्ञानिक प्रश्न नहीं है, तो वो है आपका तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक औपचारिक घटना जहाँ कई विशेषज्ञ अपने भाषण देते हैं रूप से जानी जाती है। किस रूप से जानी जाती है, ऐसी घटना जहाँ पर कई वैज्ञानिक हो या कई विशेषज्ञ हो और अपने अपने भाषण दे रहे हों, उसे किस रूप में जाना जाता है। तो पहला है प्रयोगशाला। देखिए, प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं, भाषण नहीं दिए जाते, तो ये तो आपका नहीं हो सकता, ठीक है ना। दूसरा है आपका संगोष्ठी। संगोष्ठी का अर्थ होता है एक संगठन जहाँ पर एक साथ बैठ करके उस चीज़ पे चर्चा की जाती है, तो ये हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है आपका प्रदर्शनी। प्रदर्शनी वो कहलाती है जहाँ कुछ दिखाया जाता है, ना कि भाषण होता है ना, किसी चीज़ को दिखाया जाता है, तो ये नहीं हो सकता आपका। कार्यशाला, जहाँ पर कार्य किया जाता है वो कार्यशाला होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आपका सही आंसर है क्या, संगोष्ठी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उस उपग्रह का नाम क्या है जिसे भारत में टेलीविजन आधारित शिक्षा को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से
भूस्थितिक कक्षा में रखा गया था। ऑनलाइन शिक्षा के लिए जो है आपके एक उपग्रह छोड़ा गया था, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपको इसमें देखकर ही आपको ऑप्शन जो है देख के पता चल जाएगा। मैं बता देता हूँ। एजुकेशन से संबंधित सैटेलाइट जो भेजी है एजुकेशन के लिए, तो उसको नाम है एडुसैट, है ना। एडुसैट जो है उसका नाम है। एडू का मतलब है एजुकेशन, सैट का मतलब है सैटेलाइट, तो एजुकेशन सैटेलाइट का एडुसैट। आपका जो दूसरा ऑप्शन इसमें सही है एडुसैट, बाकी ये ऑप्शन जो है सही नहीं है ना। ERS-2, HED सेट, ATS-6, तो ये आपकी वो सैटेलाइट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 61, अंतर विविध संकरण का क्या अर्थ होता है? तो संकरण का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। संकरण का अर्थ होता है ब्रीडिंग, मिलावट भी कहते हैं ना। संकरण का अर्थ होता है मिलावट, है ना, मिलावटी कोई पौधा उत्पन्न होना, तो ये होता है आपका संकरण। तो इसमें आपका है अंतर विविध संकरण का क्या अर्थ होता है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है पौधों के विभिन्न प्रकार के बीज संकरता, ठीक है ना। पौधे जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं उनके बीच में संकरता। इसके बाद भिन्न प्रजातियों के बीच संकरता। तीसरा ऑप्शन है आपका आनुवांशिक रूप से भिन्न पौधों के बीच संकरता। और चौथा ऑप्शन है आपका एक ही वंश के दो विभिन्न प्रजातियों के बीच संकरता। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है पौधों के विभिन्न प्रकारों के बीच संकरता, ठीक है ना। पौधों के विभिन्न प्रकारों के बीच संकरता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 62, सभी के लिए प्रभावी विज्ञान शिक्षण प्रदान करने के लिए आकलन मानकों की आवश्यकता होती है। कक्षा में विज्ञान शिक्षण द्वारा विज्ञान के शिक्षण का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? विज्ञान शिक्षण के लिए देख लेते हैं हमारा पहला है ऑप्शन आपका शिक्षक के माता पिता का दृष्टिकोण, ठीक है, शिक्षक को देखना चाहिए माता पिता का दृष्टिकोण क्या है, तो इस ठीक है। नेक्स्ट है आपका विज्ञान में छात्रों का प्रदर्शन रिपोर्ट, ठीक है, ये भी इसके द्वारा भी आकलन किया जा सकता है बच्चों का, है ना, विज्ञान के शिक्षण में। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका तीसरा, शिक्षक का छात्रों की प्रतिक्रिया, तो छात्रों की प्रतिक्रिया बिल्कुल सही है, छात्रों को प्रतिक्रिया देना चाहिए शिक्षक पर। नेक्स्ट है आपका चौथा, अन्य विद्यालयों की विज्ञान शिक्षक के बारे में राय, तो अन्य विद्यालय के शिक्षक जो होते हैं उनकी राय से हमें कोई लेना देना नहीं है विज्ञान शिक्षण में, है ना। तो विज्ञान शिक्षण में ये आपका जो है सही होगा, जिसका निम्नलिखित में उपयुक्त नहीं है, तो आपका चौथा ऑप्शन जो है उपयुक्त नहीं होगा विज्ञान शिक्षण के आकलन में, ठीक है। अन्य विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके बारे में राय देने से विज्ञान शिक्षण के आकलन का कोई संबंध ही नहीं है, तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 63 क्वेश्चन है, वायु निर्माण को प्रभावित न करने वाला कारक निम्न है। वायु निर्माण को प्रभावित न करने वाला कारक कौन सा है निम्नलिखित में से? तो पहला ऑप्शन है आपका पर्वत श्रृंखला की उपस्थिति, देखिए पर्वत श्रृंखला की उपस्थिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका समुद्र और महासागर की उपस्थिति, तो पर्वत जो है वायु को प्रभावित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका समुद्र और महासागर जो वायु को प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लैट अपने आप में है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं बाकी को ऑप्शन। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में वातावरण का असमान तापमान, बिल्कुल तापमान टेम्परेचर जो है वायु को प्रभावित करता है। जैसे जहाँ का टेम्परेचर अधिक होता है वहाँ की वायु जो है हल्की होकर ऊपर उठती है और भारी वायु नीचे बैठती है, इसी वजह से जो है आंधी तूफान आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन भी वायु को प्रभावित करता है, पर्वत श्रृंखलाएं भी वायु को प्रभावित करती हैं। तो उसने बोला न करने वाली, प्रभावित न करने वाला कारक, तो महासमुद्र और महासागर जो है वायु को प्रभावित नहीं करते हैं, समुद्र और महासागर वायु को प्रभावित नहीं करते हैं। तो इसमें जो है आपका सही ऑप्शन जो होगा सही वो होगा आपका दूसरा ऑप्शन जो है इसमें सही है। इसका नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, तो वो है हमारा 64, जब किसी विशेष सतह पर 1000 न्यूटन का बल प्रयोग होता है तो उस सतह पर लगने वाला दाव 10 पास्कल पाया जाता है, तब बल अनुप्रयोग सतह का क्षेत्रफल कितना है? तो इसको सीख लीजिए, लिख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आएंगे आपके, बिल्कुल आएंगे, है ना। तो आपका जो प्रश्न होता है आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि दाव बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल, दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया या क्षेत्रफल, ये होता है आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को जरूर सीख लीजिएगा, ठीक है। इससे प्रश्न आते हैं आपके, दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का पक्षांतर होकर वो यहाँ आ जाएगा और दाव पहुंच जाएगा इसके बटे में, मतलब बल बटे में क्या आ जाएगा, दाव। बल है हमारा 1000 न्यूटन, तो 1000 न्यूटन हमारा बल हो गया। इसके बाद हमारा क्या है, दाब, दाब क्या है हमारा, दाब है हमारा इसमें 10 पास्कल, और पास्कल की यूनिट इकाई क्या होती है, पी ए क्या होता है हमारा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पास्कल के जो है हमारा इकाई है, मात्रक है। ठीक, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको पी ए को लिख सकता हूँ मैं न्यूटन, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। इतना समझना आप। 10 एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा, ऊपर बचा 100, न्यूटन से न्यूटन का कट गया। ठीक है ना, ये इकाई कट गई न्यूटन से न्यूटन, तो बचा हमारा कितना है 100, और फिर क्या बचा, ये देखो बटे में है तो ये ऊपर पलट के पहुंच जाएगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा। कितना, 100 m स्क्वायर। जिसमें भी ऑप्शन में 100 m स्क्वायर है वो आपका सही आंसर है। मतलब तीसरा ऑप्शन में है आपका 100 m स्क्वायर, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है। आपको ये याद रखना है आपको कि दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल, और आपको सभी की इकाई याद रखनी है। इकाई जरूर याद रखिएगा। दाब की इकाई क्या होती है, मात्रक पास्कल में बोला जाता है। एक पास्कल कितना होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर में आता है हमारा, है ना। कभी भी मैथ में भी यदि आपने निकाला होगा तो स्क्वायर आ जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर जो मीटर बचा था इसलिए मीटर स्क्वायर आ गया आपका। तो 100 मीटर स्क्वायर आपका इसका सही आंसर है। 64 का आंसर जो है तीसरा ऑप्शन सही है। इसके साथ फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो जो है खत्म होती है। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।